प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा विज्ञान विषय है और अभी हम लोग चैप्टर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। आपने किसी को स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा, या शायद आप में से किन्हीं को बुनना भी आता हो। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाजार से खरीदते हैं, वह ऊन जिन रेशों का बना होता है, वे रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप जाड़े के दिनों में कंबल का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं? ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या और भी कोई जंतु है जिनके बालों से ऊन और रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं? ऊन भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पेका आदि और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ पे भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, लामा और एल्पेका का चित्र दिया गया, कुछ जंतु जिनसे ऊन प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, उसी प्रकार बकरियों की भी अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रसिद्ध पश्मीना शॉलें इन्हीं बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती है। यहाँ पे अंगोरा बकरी का चित्र दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जांच रेशा कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों में क्या अंतर है? क्या आप बता सकते हैं कि लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है? रेशों से ऊन प्राप्त करना। आपने भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास तथा पत्तियां पसंद करती है। फलतः भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खल्ली भी खिलाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें निम्न चरण है। बालों की कटाई। भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के पास के रूखे बाल और त्वचा के निकट के मुलायम बाल। इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है, जैसे आपके घरों में आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं। यह प्रक्रिया बालों की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी जीवित रह सके। भेड़ के बाल फिर से उसी प्रकार उगाते हैं जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उगाते हैं। सफाई और धुलाई, स्कोरिंग और वॉशिंग। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उनसे चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता है। ऊन की धुलाई। ज्ञात करें कि भेड़ के बाल भी पिताजी की दाढ़ी की तरह प्रतिदिन या सप्ताह या माह में बनाए जाते हैं, या वर्ष में एक बार। आपके पिताजी दाढ़ी बनाने के पश्चात एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं, तब क्या भेड़ों को भी बाल कटाई के तुरंत बाद इसकी ज़रूरत होगी? जिस प्रकार आप अपने गंदे बाल को साबुन या शैम्पू से साफ करते हैं, क्या उसी प्रकार भेड़ के बालों को भी साफ करना चाहिए? छटाई। अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गिठान वाले बालों को पृथक किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की छांट लिया जाता है, जो गांठ या बर कहलाते हैं। यही बर या गांठ कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आपके स्वेटर पर बर निकल आते हैं, तब आप क्या करते हैं?
बालों को सुखाना। छटाई के पश्चात रेशों को पुनः धोकर सुखा लिया जाता है। रंगाई। भेड़ तथा बकरी की ऊन सामान्यतः काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, अतः रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है ताकि मनचाहे रंग की ऊन प्राप्त हो सके। आपने किसी व्यक्ति को बाल रंगते देखा है? रेशों को सीधा करके सुलझाना। रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किए जाते हैं। ऊन के लंबे धागे एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तब क्या करते हैं? स्वेटर बुनते समय ऊन के धागों को सुलझाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं? बुनाई। हाथों से या मशीन द्वारा ऊनों की बुनाई कर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह चिन्ह किसका पहचान है? वॉल मार्क। अब आप स्वेटर, कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं, तब क्या आपको ये गर्म महसूस होते हैं? ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े हमें गर्म रख पाते हैं। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है क्योंकि वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे शॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। रेशम। क्या आपने अपनी माँ या दादी को रेशमी साड़ियाँ पहनते देखा है? दादाजी या पिताजी को रेशमी कुर्ता पहने देखा है? उनसे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। रेशम की खोज की कहानी। चीनी किंवदंती के अनुसार एक चीनी सम्राट ने साम्राज्य से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। साम्राज्य ने पता किया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और उनसे नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जिसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में पहुंचाया। जिस मार्ग में उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। नक्शे में सिल्क रूट खोजने का प्रयास कीजिए। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशे भी जांतव रेशे कहे जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। सामान्यतः कीट के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है। लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आता है। रेशम कीट का जीवन चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। रेशम कीट पालन। मादा कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियों अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है। कोकून बनाने लगते हैं, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। शहतूत का पत्ता। क्या आप शहतूत के वृक्ष को पहचानते हैं? शहतूत के वृक्ष की पत्तियों की बनावट किनसे मिलती है? संभव हो तो कोकून को देखने का प्रयास करें। कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है।
तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के से कोकून बनाई जाती है। यह रेशम की अन्य रेशम जैसी पतली होती है, इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। रेशे निकालने से लेकर इनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून में से रेशों को निकालने के साथ साथ रेशों की कताई भी करते हैं जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लिए जाते हैं।